हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ये है पार्ट 16 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो चैप्टर 10 बात करता है, इसकी रेंज देखिए 129 टू 148, 129 से 148 तक है और ये पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। हु मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। ठीक है, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कमांड कौन करेगा? तो देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, और डी है आइदर ए और सी ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखना, जो भी अनलॉफुल असेंबली है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये जो चैप्टर 10 है वो स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाली पोस्ट के लिए जो लोग तैयारी करते हैं उन्हीं के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ये वाला चैप्टर ज़्यादा आता है। ठीक है, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल नहीं है, यहाँ किसका रोल है? या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा या पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू यूज सिविल फोर्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, इनमें से कौन कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो सिविल फोर्स का यूज करे टू डिस्पर्स असेंबली? ठीक है, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो देखिए कि इनमें से कौन है जो कि सिविल फोर्स को असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, जो सेक्शन 129 में असेंबली की बात की, उसको डिस्पर्स करने के लिए सिविल फोर्स को यूज करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं आता। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ ए ऑप्शन। बाकी देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी एम्पावर है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एसआई से नीचे की रैंक का ना हो, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है, अगर वो एब्सेंट है तो सब इंस्पेक्टर कर सकता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी आर्म्ड फोर्सेज कैन बी यूज्ड डिस्पर्स्ड असेंबली फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। ये करें किस सेक्शन में आर्म्ड फोर्सेज को यूज किया जा सकता है फॉर डिस्पर्स असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस का यूज किस में किया जाएगा? 130 में। देखिए, जब 129 में ईएम ने, ऑफिसर इंचार्ज ने, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर एसआई रैंक का जो भी बंदा है, उन सब ने ट्राई कर लिया लेकिन डिस्पर्स नहीं हो पा रही है, तो फिर ईएम या डीएम किसको ऑर्डर देगा? सेक्शन 130 में वह बुलाएगा आर्म्ड फोर्सेज को। नेक्स्ट देखिए, ए कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 सीआरपीसी में भी पास्ड हुई। तो वन क्वेश्चन तो ये कि कंडीशनल ऑर्डर का किस सेक्शन में पास किया जाता है? 133 सीआरपीसी में। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए कंडीशनल ऑर्डर किसके द्वारा पास किया जाता है? डीएम ओनली, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनली, एनी ऑफ अबव मजिस्ट्रेट। तो देखिए, जो कंडीशनल ऑर्डर है 133 सीआरपीसी का है, उसको कौन कौन पास कर सकता है? या तो डीएम कर सकता है या एसडीएम कर सकता है। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या ईएम। ठीक है, डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है या ईएम कर सकता है, तो एनी ऑफ द अबव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक द करेक्ट आंसर। द कंडीशनल ऑर्डर पास्ड बाई ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 133 के अंदर जो कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, करेक्ट, पार्टली रॉन्ग और पार्टली करेक्ट। तो ये है करेक्ट। ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो वो पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए ही किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के पास इतनी पावर है कि वो कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, हु इज ऑथराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, कौन कौन ऑथराइज है? देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सेशन जज। तो मैंने आपको क्या बोला था चैप्टर 10 में, यहाँ पर
ये पब्लिक न्यूसेंस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है, तो इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो। सेशन जज भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हैं, ठीक है, जुडिशरी का वर्क करता है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस मे बी इशूड, ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस किस सेक्शन में पास किया जा रहा है, सेक्शन 133 में। नेक्स्ट देखिए, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 और पीसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, सेशन जज, डीएम। तो हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सारे हटाने हैं यहाँ से, इसको हटा दो, सीजेएम को हटा दो और सेशन जज को हटा दो। कौन बचे हमारे, डीएम साहब, ठीक है, डीएम, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्योंकि। तो न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए सेक्शन 133 में इनमें से डीएम ऑथराइज है। हु इज एम्पावर्ड टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, 133 सीआरपीसी में ऑर्डर पास करने के लिए कौन एम्पावर है, एनी कोर्ट, एनी पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओनली डीएम, ठीक है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, देखिए क्या कह रहे हैं, 133 सीआरपीसी में ऑर्डर पास करने के लिए, कौन सा ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर पास करने के लिए किसको एम्पावर किया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू ए कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, कि 133 सीआरपीसी में न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए कंडीशनल ऑर्डर इशू करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये तो तीनों ही ऑथराइज है क्योंकि ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल के हैं, ठीक है। देखिए डीएम भी कर सकते हैं, एसडीएम भी कर सकते हैं और ईएम भी कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर इनवोकिंग सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी वेयर शुड बी द इनकन्वीनियंस और इन्वेशन ऑन, ठीक है, सेक्शन 133 सीआरपीसी को इन्वोक करने के लिए, ठीक है, कहाँ पर इनकन्वीनियंस या इन्वेशन होना चाहिए, पब्लिक राइट्स का, पब्लिक प्लेस का, प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन का, ऑल ऑफ दीज। तो किसी पब्लिक प्लेस पर यदि कोई इनकन्वीनियंस होती है, ठीक है, इन्वेशन होती है, तो वहाँ पर सेक्शन 133 यानी कंडीशनल ऑर्डर इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी आर टू बी पास्ड बाई, वही क्वेश्चन कि सेक्शन 133 के अंडर कंडीशनल ऑर्डर किसके द्वारा पास किया जाता है, सीजेएम नहीं, एडिशनल सेशन जज नहीं, क्योंकि ये सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ये तो है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, डीएम और एसडीएम। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 ए डीएम और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या कह रहे हैं, किस सेक्शन के अंदर डीएम और एसडीएम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो किस सेक्शन में करेंगे, सेक्शन बी, ऑप्शन बी, अंडर सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं डीएम और एसडीएम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी is made appears and show cause against the order, the magistrate shall, ये क्या करते हैं, जिस पर्सन के अगेंस्ट 133 के अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर इशू हो गए, अब वो शो कोज दिखाएगा ऑर्डर के अगेंस्ट, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, टेक एविडेंस इन द मैटर एज इन अ समन केस, टेक एविडेंस इन द मैटर एज ए वारंट केस, टेक एविडेंस इन द मैटर एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस और टेक नो एविडेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, टेक एविडेंस इन द मैटर एज ए समन केस, जैसे समन केस में एविडेंस लिए जाते हैं उस तरीके से एविडेंस लेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी वेयर शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस और इन्वेशन, सेक्शन 133 को इन्वोक करने के लिए कहाँ पर इनकन्वीनियंस और इन्वेशन नहीं होना चाहिए, देखिए पब्लिक राइट्स, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वैसे ना पब्लिक प्लेस पर तो होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं वेयर शुड नॉट बी, तो ऐसे में तो इनके ऑप्शन पब्लिक राइट्स भी आ जाएगा और प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन पर नहीं होना चाहिए।
अब इसको यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों, वैसे तो एग्जैक्ट आंसर देखो नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनकन्वीनियंस और इन्वेशन, अगर वहाँ होता है तो 133 अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों ही पब्लिक की बात कर रहे हैं, हमें ऑप्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा एक्चुअली। और यहाँ ये है प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट प्लेस, तो प्राइवेट पे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, क्या आंसर होगा, सी, प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन। नेक्स्ट देखिए, हु अमोंग इज द फॉलोइंग कैन ग्रांट कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC, ठीक है, निम्न में से कौन कंडीशनल ऑर्डर ग्रांट कर सकता है न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए सेक्शन 133 में, DM, SDM और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये तो सही है, एनी मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, केवल DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ CRPC ए मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन कहाँ डायरेक्ट कर सकता है, सेक्शन 139 में, लोकल इन्वेस्टिगेशन 139। अंडर व्हाट एप्रोप्रिएट सेक्शन ए मजिस्ट्रेट में इशू एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, ठीक है, किस एप्रोप्रिएट सेक्शन में मजिस्ट्रेट इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर सकता है, तो इंजंक्शन ऑर्डर इशू किए जाएंगे सेक्शन 142 में, इंजंक्शन के ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू, देखिए, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, शो कॉज नोटिस, नोटिस ऑफ फोरफीट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्डर फॉर लोकल इंस्पेक्शन, तो अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC में इंजंक्शन पे ऑर्डर पास किया जाता है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर दिए जाएंगे 142 में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट है पावर टू प्रोहिबिट रिपीटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, कौन सा मजिस्ट्रेट जो है पब्लिक न्यूसेंस के रिपीटेशन को रोकने की पावर रखता है, ठीक है, देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग मजिस्ट्रेट है पावर टू प्रोहिबिट, जैसे कि रिपीटेशन को, कंटिन्यूएंस को प्रोहिबिट कर सके, उस चीज़ की पावर किस मजिस्ट्रेट के पास है, DM के पास, SDM के पास, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, तो देखिए क्या आएगा हमारा, इसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए इसमें आएगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट इसमें नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, SDM के पास होती है और जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, तो हमारा आएगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर को, सॉरी ये तो वैसे ही सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, हु हैज़ नो पावर टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, ये क्या करें, हु हैज़ नो पावर टू इशू एन ऑर्डर, किसके पास पावर नहीं है कि वो ऑर्डर इशू करें इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, तो किसके पास नहीं है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती, DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, ठीक है, DM, SDM, EM स्पेशली एम्पावर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास तो पावर होती है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज ए वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन देन सेक्शन 145 ऑफ CRPC, ठीक है, नेक्स्ट तो देखो, सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज डिस्क्रेशनरी वेयर एज सेक्शन 145 ऑफ CRPC इज मैंडेटरी, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 or 2, तो हमारा आंसर होगा both 1 and 2। देखिए मैं क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देती हूँ, सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज ए वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन देन सेक्शन 145 ऑफ CRPC, इसमें कहता है अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस होते हैं, है ना, कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, 144 धारा लग गई, वो होता है सेक्शन 144, ठीक है, तो ये मोर वाइडर और मोर जनरल सेक्शन है देन सेक्शन 145, तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा देखिए, सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज डिस्क्रेशनरी वेयर एज सेक्शन 145 ऑफ CRPC इज मैंडेटरी, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दोनों ही करेक्ट है, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज एमिनेबल टू रिट jurisdiction ऑन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स दिस वॉज हेल्ड इन केस। ठीक है, कह रहे हैं जो सेक्शन 144 के अंदर जो ऑर्डर होता है, ठीक है, इज एमिनेबल टू रिट jurisdiction। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो रिट jurisdiction के लिए ये अप्लाई किया जा सकता है। ये किस केस में है? ये है गुलाम अब्बास वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, गुलाम अब्बास वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट देखिए, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन। ठीक है, सेक्शन 144 CRPC के अंदर जो ऑर्डर दिया जाता है वो फोर्स में कितने टाइम तक रहेगा? मोर देन 2 मंथ्स, नॉट मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 145 के अंदर जो ऑर्डर है वो मैक्सिमम 2 मंथ्स तक के लिए फोर्स में रह सकता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 144 ऑफ CRPC हैज़ बीन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट। किस केस में जो सेक्शन 144 है CRPC की उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो देखिए, मधु लिमाय वर्सेज SDM मैंगोर। ठीक है, कौन सा केस है? मधु लिमाय वर्सेज SDM मैंगोर के केस में सेक्शन 144 को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डील विद अर्जेंट केसेज ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर सेक्शन 144 CRPC। ठीक है, अर्जेंट केसेज ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर न्यूसेंस के केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है डील करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड विच प्रोहिबिट्स कैरिंग आर्म्स इन procession or mass drill or mass training with arms shall remain in force for not more than। देखिए दोबारा, कोई भी पब्लिक नोटिस है इशू किया गया है या कोई ऑर्डर इशू किया गया है जो कि प्रोहिबिट करता है कि आप कैरिंग आर्म्स मतलब हथियार लेना, कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन यानी कोई जुलूस में या मास ड्रिल कर रहे हैं, मास ट्रेनिंग कर रहे हैं हथियारों के साथ, उन सबको प्रोहिबिट किया गया है। मतलब हथियारों को रखना, इन सब में आर्म्स को रखना प्रोहिबिट किया है। तो ये ऑर्डर कब तक फोर्स में रहता है? 3 मंथ्स तक। ठीक है, 3 महीने तक इस ऑर्डर को फोर्स में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स ऑफ सर्टेन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स विद आर्म्स इन पब्लिक प्लेस थ्रेटनिंग पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है जो कि सर्टेन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है जो कि ट्रेनिंग दे रहा है हथियारों के साथ पब्लिक प्लेस पर। किसके लिए? थ्रेटनिंग पब्लिक पीस और सेफ्टी। ठीक है, पब्लिक पीस और सेफ्टी को थ्रेटन करते हुए। विद रिगार्ड टू दिस विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पुलिस ऑफिसर में पास ऑर्डर और पब्लिक नोटिस प्रोहिबिटिंग कंडक्टिंग ट्रेनिंग विद आर्म्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। कि पुलिस ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा या पब्लिक नोटिस निकालेगा कि ट्रेनिंग को प्रोहिबिट किया जाए लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में। The judicial magistrate having jurisdiction over the area is authorized to pass any prohibitive order under provision of CRPC. Next, a district magistrate may, if necessary, prohibit such activity for preservation of public peace and safety by public notice or order. D है, the district magistrate may direct the police officer within local limits of his jurisdiction to pass prohibitive notice. District magistrate पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ ए ज्यूरिसडिक्शन कि वह प्रोहिबिटिव नोटिस पास करे या ऑर्डर निकाले फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। तो हमारा आंसर क्या होगा? EM करेगा, सॉरी DM करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इफ़ नेसेसरी प्रोहिबिट सच एक्टिविटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस एंड सेफ्टी बाय पब्लिक नोटिस और ऑर्डर। ठीक है, एक पब्लिक नोटिस या ऑर्डर निकालेगा DM, जिसमें अगर ज़रूरी है तो ऐसी एक्टिविटी को प्रिजर्व करेगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्ट E1 एक्स पार्ट ए अंडर सेक्शन 144 CRPC इफ इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल। EML एक्स पार्ट ए भी कर सकता है कार्य 144 में। ठीक है, यदि इमीडिएट प्रिवेंशन डिजायरेबल है, रेमेडी डिजायरेबल है। टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजुरी टू एनी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन। बी देखिए, to avoid danger to human life, health or safety. C है, to avoid disturbance to public peace and tranquility, riot or affray. और D क्या कहता है?
ऑन एनी वन और ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड्स। तो ये सारे ही ग्राउंड सही हैं। देखिए दोबारा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वह एक्स पार्टी ऑर्डर निकाल सकता है सेक्शन 144 के अंडर सीआरपीसी में यदि इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी डिजायरेबल है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए? ऑब्स्ट्रक्शन, एनोयंस या किसी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को इंजरी से बचाने के लिए। ठीक है, टू अवॉइड डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए, हेल्थ और सेफ्टी के डेंजर को अवॉइड करने के लिए। और सी है पब्लिक पीस, ट्रैंक्विलिटी, राइट और एफ्रे को डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, सारे ही ग्राउंड पर 144 को एक्स पार्टी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच एन ऑर्डर कैन नॉट बी मेड अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी। निम्न में से कौन सा ऐसा एक्ट नहीं है जिसको फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच, जिसको रोकने के लिए 144 में ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता? तो देखिए, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसके लिए तो किया जा सकता है। एनोयंस टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, इसके लिए भी किया जा सकता है। इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, इसके लिए भी किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। देखिए 144 सीआरपीसी में इन सब ग्राउंड्स पर ऑर्डर पास किया जा सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अनोयंस टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 2 months बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग। ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 144 सीआरपीसी में जो ऑर्डर के लिए फोर्स में रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक्सटेंड नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है। 2 महीने से ज़्यादा के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो वो ज़्यादा कितने टाइम के लिए किया जा सकता है? तो 6 months के लिए, फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 months। ठीक है, हमारा आंसर होगा वी ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन 144A ऑफ सीआरपीसी? ठीक है, 144A सीआरपीसी का क्या पर्पज है? इट सीक्स टू इनेबल डीएम टू प्रोहिबिट एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स इन एन पब्लिक प्लेस। ठीक है, डीएम को इनेबल करता है कि वो मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग अगर कोई हथियारों के साथ कर रहा है पब्लिक प्लेस पर तो उसे प्रोहिबिट करे। It seeks to enable Chief Secretary to prohibit any mass drill or mass training with arms in public place. It seeks to enable the judicial magistrate to prohibit any mass drill or mass training with arms in public place. It seeks to enable the state government to prohibit mass drill or mass training with arms in public place. ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? ए ऑप्शन, इट सीक्स टू इनेबल डीएम। ठीक है, डीएम को इनेबल करता है कि वह प्रोहिबिट करे किसी भी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग को जो कि विद आर्म्स हो रही है पब्लिक प्लेस में, उसको प्रोहिबिट करे 144A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर फॉल्स अंडर। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर मतलब डेंजर की आशंका हो कि कोई खतरा हो सकता है, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। Who may order to prevent apprehended danger or nuisance under section 144 of CRPC? ठीक है, किसको ऑर्डर दिए, कौन ऑर्डर करेगा एप्रीहेंडेड डेंजर या न्यूसेंस को रोकने के लिए? डीएम, एसडीएम, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन ऑर्डर करेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टाइम ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी कोड रिमेन्स इफेक्टिव? 2 months तक। ठीक है, 144 के अंदर जो ऑर्डर पास किए जाते हैं वो कितने टाइम के लिए इफेक्टिव रहेंगे? 2 months के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी? ठीक है, सेक्शन 144 सीआरपीसी से रिलेटेड केस कौन सा है? कौन सा होगा? स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया का जो केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगड़िया, सेक्शन 144 सीआरपीसी का है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी इन कनेक्शन विद द डिस्प्यूट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 145 में हम बात कर रहे हैं। इन कनेक्शन विद डिस्प्यूट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रायर टू पासिंग हिज ऑर्डर्स एज रिगार्ड्स टू possession ओवर सच प्रॉपर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ही टेक्स इनटू कंसिडरेशन।
देखिए, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करने से पहले एज रिगार्ड टू पजेशन, जो कि पजेशन के लिए देखा जाएगा कि किसका पजेशन है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे, तो कितना पीरियड कंसिडरेशन में लेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का ऑर्डर, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड उसको दिया जाए, कंसिडरेशन में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट 543 पे थे हम। ये भी नहीं थी ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्ड्स इन सेक्शन 145 आर मैंडेटरी, द वर्ड्स इन सेक्शन 145 आर डिस्क्रेशनरी, द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 107 कैन बी कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 145, द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 कैन नॉट बी कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 145। ठीक है, तो देखिए इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, 1 and 3। देखिए इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो ये देखिए सेक्शन 144 में जो वर्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, ठीक है, 145 का। और सेक्शन जो प्रेसिडिंग्स है अंडर सेक्शन 107, ठीक है, उसमें क्या है, ये कौन सा चैप्टर का है, चैप्टर 8 में है 107, ठीक है, अदर केसेस जिसमें आते हैं, बॉन्ड भरवाया जाता है फॉर पीस एंड सेफ्टी के लिए, फॉर गुड बिहेवियर एंड सेफ्टी के लिए अदर केसेस में, ठीक है। 106 में तो कन्विक्शन पे था और 107 में अदर केसेस में था। तो जो प्रोसीडिंग्स है अंडर 107 उसको सेक्शन 145 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, 1 and 3, ठीक है। और ये जो दोनों है डिस्क्रेशनरी है, ये गलत है, और कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 542, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पुट ए पार्टी इन पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पार्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन में रख सकती है अपॉन द पुलिस रिपोर्ट दैट डिस्प्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस। ये किस केस में, यदि पुलिस रिपोर्ट पर कि डिस्प्यूट जो है वो पब्लिक पीस को हार्म करेगा। इफ़ दैट पार्टी इज डिस्पोजेस्ड अनलॉफुली, यदि उस पार्टी को अनलॉफुली डिस्पोजेस किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ द राइवल पार्टी डिनाइज टू डिलीवर पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी थ्रू सच पार्टी इज ओनर ऑफ इट। यदि जो राइवल पार्टी है, मतलब विपरीत पार्टी डिनाई करती है प्रॉपर्टी की पोजीशन को डिलीवर करने से, दो सच पार्टी इज ओनर ऑफ इट, चाहे वह पार्टी उसकी ओनर है, और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा ये सेक्शन है इसमें क्या बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी पार्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में कब रख सकता है, जबकि उसको अनलॉफुली डिस्पोजेस किया है। वह वहाँ रह रहा था, उसके पोजीशन में थी और उसको अनलॉफुली धक्के मार के निकाल दिया या ताला लगा दिया उसके पीछे से, अनलॉफुली डिस्पोजेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC आर इनिशिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सेक्शन 145 में जो इन प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है EM के द्वारा, वो किसकी रिपोर्ट पर की जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या कंप्लेनेंट, ठीक है। तो कौन रिपोर्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा EM को, और उसके बाद वे अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेंगे। पहले तो पुलिस ही आती है किसी भी केस में, ठीक है, ऑन द स्पॉट पुलिस ही आके केस को संभालती है, उसके बाद EM तक बात पहुंचेगी, ठीक है। तो जो अंडर सेक्शन 145 है प्रोसीडिंग है, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसीडिंग को इनिशिएट कब किया जाएगा, ऑन रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 CRPC इज टू वार्ड ऑफ डेंजर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस एंड नॉट टू डिटरमाइन द टाइटल। ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोसीडिंग की जाती है सेक्शन 145 CRPC में, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू वार्ड ऑफ डेंजर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। जो ब्रीच ऑफ पीस का जो डेंजर है ना, उसको ख़त्म करना, ना कि टाइटल डिटरमाइन करना। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ
किस केस में इसको डिटरमाइन किया गया? तो देखिए केस का नाम क्या है यहाँ पर, नंदी राम वर्सेस चांदीराम, बी ऑप्शन, नंदीराम वर्सेस चांदीराम के केस में ये डिटरमाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 CRPC प्रायर पोजीशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, सेक्शन 145 में जो प्रोसीडिंग की जाती है सेक्शन 145 CRPC में, तो प्रायर पोजीशन जो है मतलब पहले से जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रह रहा है ना, उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो व्हाट इज डेट पीरियड? तो डेट पीरियड कितना है वह 2 मंथ्स। सेक्शन 145 में जब प्रोसीडिंग की जाती है तो ये देखा जाता है कि 2 महीने से वह आदमी उस आदमी के पोजीशन में है, 2 महीने से वह बंदा उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, तो उसके पोजीशन में है, उस हिसाब से उसका पोजीशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैव पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग ऑफ आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और मार्च ड्रिल और मार्च ट्रेनिंग विद आर्म्स। ठीक है, किस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो मार्च ड्रिल या मार्च ट्रेनिंग में यदि कोई हथियारों को ला रहा है या किसी प्रोसेशन में ला रहा है तो उसको प्रोहिबिट कर सके? DM और SDM और EM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, DM ओनली और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनली। तो ये जो 144A है जिसमें जो मार्च ड्रिल या मार्च ट्रेनिंग में आर्म्स को लाया जाता है या किसी प्रोसेशन में लाया जाता है तो उनको प्रोहिबिट करने की पावर ओनली DM के पास है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ CRPC। ठीक है, CRPC के सेक्शन 145 का क्या ऑब्जेक्ट है? टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस। B है टू फाइनली सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। C है टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। D है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 548, ए रिविजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145 सब क्लॉज 6 ऑफ CRPC। ये क्या करें कि SDM के द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 145 सब क्लॉज 6 में कोई ऑर्डर पास किया गया है, उसके अगेंस्ट रिविजन कहाँ फाइल किया जाएगा? DM के पास, ADM के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या सेशन जज के पास? तो कहाँ किया जाएगा? सेशन जज के पास रिविजन फाइल किया जाएगा। ठीक है, सेशन जज के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 ऑफ कोड। हमें इनकरेक्ट प्रोसीडिंग देखनी है इसमें। ए मजिस्ट्रेट मेक एन ऑर्डर फॉर प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ क्रॉप और अदर प्रोड्यूस विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट विदाउट अटैचिंग इट। ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट किसी भी जो प्रॉपर कस्टडी में है कोई, उसको सेल करने का या अदर प्रोड्यूस से जो कि स्पीडी और नेचुरल डिके का है उसको तुरंत सेल करने का ऑर्डर दे सकते हैं विदाउट अटैचिंग इट। B है द एफिडेविट्स नॉट शोन इन affidavits not sworn in or affirmed before the magistrate are inadmissible in evidence। ठीक है, जो कि एफिडेविट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने स्worn नहीं किया गया या अफर्म नहीं किया गया वो एविडेंस में इनएडमिसिबल होगा। C पॉइंट है हमारा, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस शुड कंटिन्यू और एग्जिस्ट। ठीक है, यह इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि जब फाइनल ऑर्डर पास करें उस समय पर एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस यानी ब्रीच ऑफ पीस की जो आशंका है वह कंटिन्यू अथवा एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है। और D है, ए मजिस्ट्रेट मस्ट ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ सिविल सूट बाई पार्टी एग्रीव्ड बाई प्रिलिमिनरी ऑर्डर। मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग को इमीडिएटली ड्रॉप कर देना चाहिए आफ्टर फाइलिंग ऑफ सिविल सूट बाय पार्टी एग्रीव्ड बाय प्रिलिमिनरी ऑर्डर। जैसे ही प्रिलिमिनरी ऑर्डर आए, ठीक है, और उससे पार्टी एग्रीव्ड है, उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और उसने सिविल सूट फाइल कर दिया, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को अपनी प्रोसीडिंग्स इमीडिएटली ड्रॉप कर देनी चाहिए। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट और भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए मजिस्ट्रेट कोई भी जो स्पीडी डिके की है ना, कोई भी नेचुरल डिके या स्पीडी है तो उसमें अटैच नहीं करेंगे, तुरंत उसको सेल करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट्स जो हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने ही उसमें ऑथ पर लेना होगा या फॉर्म करना होगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, इनएडमिसिबल होगा। और सी क्या है हमारा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये ज़रूरी नहीं है कि जब फाइनल ऑर्डर पास किया जाए तो एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस जो है वह शुड कंटिन्यू और एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट हो या ना हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC कैन ए पार्टी अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड प्रे फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC। ये क्या कह रहे हैं, किस प्रोविजन में CRPC में बताया गया है कि क्या कैन अ पार्टी अप्रोच, क्या एक पार्टी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पहुंच सकती है और प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने के लिए प्रे कर सकती है अंडर सेक्शन 145। ठीक है, तो 145B में, 146A में, 148 में, 145 सब क्लॉज 5 में। तो क्या आंसर होगा हमारा 145(5) में। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ आपको कि CRPC के केस प्रोविज़न में पार्टी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए प्रे कर सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 145 सब क्लॉज 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 146, यानी 146 के सब सेक्शन 1 में मजिस्ट्रेट में अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है डिस्प्यूट के सब्जेक्ट को अटैच करेगा इफ़ इट इज़ मूवेबल, बी है ही डिसाइड्स दैट वन ऑफ द पार्टीज वॉज इन पोजीशन ऑफ सेड सब्जेक्ट। वह डिसाइड करता है कि जो एक पार्टी है वो इस सब्जेक्ट के पोजीशन में है। सी है ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू विच ऑफ देम वॉज इन पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। वह अनेबल है डिसाइड करने के कि किसका पोजीशन है इस प्रॉपर्टी पर। और डी है इन रिलेशन टू डेट अ रिसीवर इज अपॉइंटेड बाई एनी सिविल कोर्ट, उसके वहाँ पर क्या सिविल कोर्ट के द्वारा कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिए दोबारा कि 146 के 1 में मजिस्ट्रेट कब अटैच करेगा। तो देखिए अटैच कब किया जाएगा, जबकि वो खुद नहीं पता और प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है, केस को देखा जाएगा, तब तक वह खुद सेटिस्फाई नहीं है कि किसका पोजीशन यहाँ है, किसका होना चाहिए, तो ऐसे केस में अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लैंड और वाटर अंडर सेक्शन 145 CRPC। कौन से डिस्प्यूट्स हैं रिलेटिंग टू लैंड और वाटर सेक्शन 145 में। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू कलेक्ट रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी देखिए, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, डिस्प्यूट्स इन राइट टू फिशरी। डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सारे ही ये सही हैं, 145 में सारे हैं। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप्स है तो वो किसके पोजीशन में आएगी इस चीज़ का डिस्प्यूट, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ना। डिस्प्यूट्स इन राइट टू फिशरी। ठीक है, फिशरी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, फिश टाइप के जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, मछली पालन जिसको कहते हैं, उसके वो राइट किसका है, उसका डिस्प्यूट है। रेंट कौन कलेक्ट करेगा इस प्रॉपर्टी को, उसका डिस्प्यूट है। तो ऐसे में ये सब केस 145 में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आइदर बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नीदर बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नॉर बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वह कौन डिसाइड करेगा, तो या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन ए बिजी जंक्शन ऑफ रोड ए ह्यूज पोस्टर और बैनर इंस्टॉल्ड बाय एन एसोसिएशन इज क्रिएटिंग ओवरस्ट्रक्शन एंड ट्रैफिक। एक बिजी जंक्शन पर एक बड़ा पोस्टर इंस्टॉल किया जाता है,
ठीक है, बाई एन एसोसिएशन, किसी एसोसिएशन के द्वारा जो कि ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। हु फ्रॉम अमंग इज द फॉलोइंग ऑन हैविंग इन्फॉर्मेशन मे रिमूव सच बैनर और पोस्टर बाई इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अंडर प्रोविजन ऑफ CRPC। ठीक है, DM, CJM, SDM और कलेक्टर। तो कौन करेगा यहाँ पे? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, जैसे रोड का कोई बिजी जंक्शन चल रहा है, वहाँ पर किसी एसोसिएशन ने बड़ा सा बैनर लगा दिया है जो कि ट्रैफिक को रोक रहा है, तो कौन करेगा? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारा, इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। चैप्टर 10 यहाँ कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 में तो 2-3 क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 11 एंड 12 करेंगे। इसी पार्ट को यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू।